रजनीश गिरी, राम राम। राम राम भैया, आ जाओ सब लोग आ जाओ। जतिन शर्मा, राम राम। सत्येंद्र सिंह, नोटिस भेज दिया। अमन, हाँ भैया आ जाओ सब लोग आ जाओ। सर एक बार बोल घुमा थोड़ा सा, याद रखो यार ना इससे। बिल्कुल बिल्कुल। जीतू राजपूत हाय। अब देखो ये लाइट पड़ रही है ना, यहाँ से दिखेगा नहीं बातें। एक मिनट देख लेंगे अभी, चेक करके थोड़ी देर। तुम खड़े रहना यहाँ, घर को देखेगो। लाइट चालू कर दो, ये मूड़ा लगा दो यहाँ पे। जतिन शर्मा, राम राम भैया, आ जाओ सब लोग आ जाओ। शेयर कर दो, आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में शेयर कर दो। मोबाइल रखो, मोबाइल है सर, मोबाइल रख दो उसमें। संतोष गोस्वामी गुर्जा, हाँ भैया आ जाओ सब लोग आ जाओ। अंकुश चंडोला, राम राम भैया, राम राम। आओ सब लोग, और भी सारे लोगों को जोड़ दो जो बच्चे हैं अभी। बिल्कुल अमन कुमार, सही है, बिल्कुल सही है। थोड़ी जा पर्दा उठा लो, जा पे पर्दा से उठा लो, जा पे जा तक। चलो भाई आओ सब लोग। अब ठीक है महाराज, सही आओ अब। और भी लोगों को जोड़ो। कीर्ति रावत, गुड इवनिंग। हरिंदर शर्मा, राम राम। जय श्री राम। धीरज तोमर, गुड इवनिंग। और भी बहुत लोग आने बाकी हैं अभी, शेयर कर दो सभी लोगों के पास। स्टूडेंट मोटिवेशन, हाय सर, हाय। मनोज कुमार, राम राम भैया। और कोई? हाँ भाई सब लोग आ जाओ, जब भी स्टार्ट करेंगे सब लोग जुड़ जाएंगे तभी। पोषक तत्व है ना आज? हाँ आज पोषक तत्व ही पढ़ेंगे, बिल्कुल पोषक तत्व। दर्शन सिंह हाय। विजय बघेल, जय श्री राधे राधे, आ जाओ। मानवेद भंडारी आ जाओ। सब लोगों को जोड़ो। रोज चलेगी क्लास? हाँ बिल्कुल रोज चला करेगी, शाम को 8 बजे से। शाम 8 बजे से डेली क्लास चलेगी। सभी लोगों को जुड़वाने दो, अभी टाइम है। चालू करो सर जी। धीरज तोमर भैया करेंगे अभी, सभी लोगों को जुड़ने दो पहले, अभी करेंगे थोड़ी देर में। अभी बहुत लोगों का जुड़ना बाकी है, जोड़ो सभी को। जितने भी लोग हैं सभी को जुड़ना आने दो पहले। देखो आज के अगर हम टॉपिक लिख देते हैं, आज जो हम टॉपिक चालू करेंगे वो है पादप पोषक तत्व, यानी आज के क्लास में पादप पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे। पादप पोषक तत्व आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पादप पोषक तत्व। दिखाई दे रहा है क्या? चलो 1 मिनट रुको थोड़ा सा। चलो दिखाई दे रहा है ना? पादप पोषक तत्व टॉपिक रहेगा आज अपना। जुड़ जाओ सब लोग, जुड़ जाओ, अभी बहुत लोगों का बाकी है अभी तो। हाँ सर दिखाई दे रहा है ना? कौन सी वाली पट्टी? सही है, वो तो सही कर दिया मैं, देखो। हाँ भाई जोड़ो, और सब लोगों को जोड़ो। दिखाई नहीं दे रहा है ना वो पादप पोषक हल्का है बहुत। सचिन गुर्जर लेट हो गए माँ साहब जी। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो क्लास स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट करेंगे। धर्मवीर सिंह हेलो, हाँ जुड़ो। और भी लोगों को जोड़ो जो भी हैं साथ वाले।
जतिन शर्मा किसकी क्लास होगी आज? आज क्लास होगी पादप पोषक तत्व, यानी आज की क्लास में पादप पोषक तत्वों का जो भी जानकारी है उस पूरी जानकारी को अपन करेंगे। धर्मवीर सिंह नमस्कार सर जी, नमस्कार भैया, सही आ रही है? हाँ चलो, नमस्ते भैया मानवेद भंडारी, धर्मवीर सिंह गुड इवनिंग। और भी लोग जुड़ना बाकी हैं, सभी को जोड़ दो एक बार, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। गोपाल दत्त नमस्ते भैया, पिंटू सेन, शुभम गर्ग एक साथ ही हैं। हाँ चलो, पिंटू सेन और शुभम गर्ग। और वीडियो को साथ ही साथ लाइक कर देना, जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं किया वो लाइक और कर देना वीडियो को। जतिन शर्मा बोर्ड पर नहीं दिख रहा है, बोर्ड पर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल बोर्ड तो सही है अब तो। सर ये प्रॉब्लम सुलझा के जाओ थोड़ी सी बोर्ड पर, बोर्ड वाली। ऐसा करो, अपने जो आप जिस फोन में देख रहे हो वहां पर क्वालिटी बढ़ा लो। जेट का एग्जाम 8 अगस्त का, हाँ 8 का है जेट का एग्जाम जी। पंखा चालू करो, पंखा तो बजा नहीं हो क्या? लाइक करने में कंजूसी मत करो। हाँ लाइक में कंजूसी मत करो, लाइक तो करो सब लोग। दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो कोई बात नहीं है। और जिनको दिखाई नहीं दे रहा है वो लाइट बढ़ा देना, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना उसमें, 360 में कर लेना, 360 या जितनी भी आपके में है वहाँ आपको दिखाई देगा पूरा। यही रहना सर थोड़ी देर, क्वालिटी करके जाना, जब मैं लिखूँ। चलो भाई स्टार्ट करें। हाँ सब लोग बताओ। आज भी लाइक मेरी गुरुजी, लाइक तो ठोक दो यार। हाँ लाइक ठोको सब लोग, और शेयर भी करो। जो भी आपके साथी हैं उनको जोड़ो, अधिक से अधिक साथियों को जोड़ो, मज़ा आएगा पढ़ने में। जिनको दिखाई नहीं दे रहा है तो मत देखो, सुन लो। अरे सचिन गुर्जर बहुत बढ़िया, चालू करें। चलो चालू करते हैं अपन। देखो आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है पादप पोषक तत्व, और इस क्लास में हम पादप पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे। जतिन शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारा एक दूसरा चैनल भी है हिमायर क्लासेस के नाम से, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हिमायर क्लासेस के नाम से एक दूसरा चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं पादप पोषक तत्व। तो पादप पोषक तत्वों के बारे में ही जान लेते हैं सबसे पहले कि पादप पोषक तत्व क्या होते हैं। पादप पोषक तत्व, अब देखो पादप और पोषक तत्व यानी वे तत्व जो पादपों को क्या प्रदान करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। या हम बात करें तो वे तत्व जो पादपों के पोषण या भोजन का हिस्सा होते हैं उनको पादप पोषक तत्व कहा जाता है। वे तत्व जो पादपों के पोषण या भोजन का हिस्सा होते हैं उन्हें पादप पोषक तत्व कहा जाता है। अब देखो हम बात करें पादप पोषक तत्वों की, तो शुरुआती अवस्था से लेके चलें तो यहाँ पहले आता है पादप पोषक तत्वों का वर्गीकरण। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं पादप पोषक तत्वों के वर्गीकरण की, क्योंकि हमारे जो एग्जाम हैं सुपरवाइजर का, जेट का, ICR का, उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वर्गीकरण से शुरू होते हैं सबसे पहले। तो हम वर्गीकरण से ही बात करते हैं। अब नहीं आ रही, मिलो क्या कह रहे भाई? भाई देखना, हाँ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे में। तो मन क्या कह रहा है? ये लिखा उसे डिलीट कर। देखो कोई आपस में बातें मत करो, यहाँ आप लोग क्लास लेने के लिए आए हैं, और यहाँ मेरी तरफ ध्यान दो सब लोग, एक दूसरे की कमेंटों पर ध्यान मत दो। देखो पादप पोषक तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो पादप पोषक तत्व हैं उन पादप पोषक तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितनी भागों में विभाजित करते हैं? 2 भागों में विभाजित करते हैं। अब सबसे पहले हम उन 2 भागों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि 2 भाग कौन कौन से हैं। तो पादप पोषक तत्वों के बारे में बात करें, धीरज तोमर 2 भागों में। हाँ 2 भाग सही है, पादप पोषक तत्वों को 2 भागों में ही विभाजित किया गया है। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं लाभदायक पोषक तत्व। क्या आते हैं? लाभदायक पोषक तत्व। लाभदायक पोषक तत्व यानी जब हम पादप पोषक तत्वों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो वर्गीकरण आता है वो आता है लाभदायक पोषक तत्व। सचिन गुर्जर मार्कर में इंक डालो। मार्कर में बहुत इंक है, वो लाइट पड़ रही है थोड़ी सी, उस लाइट की प्रॉब्लम है। सही आ रही है क्या बोर्ड पे? देखो एक बार और सही करवा रहे हैं, लाइट की दिक्कत है, थोड़ा सा फोकस बढ़ता है इस टाइम।
मेरी तरफ रखो थोड़ा सा इनको लाके, ऊपर ऊपर लगा दो, ऊपर उससे उससे लगा दो ऊपर। हाँ 1 मिनट रुको, ये भी प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर देते हैं, थोड़ी सी हो जाए तो। हाँ अब देखो हम बात करते हैं लाभदायक पोषक तत्व। तो लाभदायक पोषक तत्व क्या है? लाभदायक यानी वे तत्व जो कुछ फसलों के लिए ही आवश्यक होते हैं, वे तत्व जो केवल कुछ फसलों के लिए आवश्यक होते हैं, सभी फसलों को इनकी आवश्यकता नहीं होती है। लाभदायक पोषक तत्व क्या है? वे तत्व जो केवल कुछ फसलों के लिए आवश्यक होते हैं, सभी फसलों को इनकी आवश्यकता नहीं होती ही, उन तत्वों को हम क्या कह देते हैं? लाभदायक पोषक तत्व कह देते हैं। ध्यान रखना, वे तत्व जो केवल कुछ फसलों के लिए आवश्यक होते हैं, सभी फसलों को इनकी आवश्यकता नहीं होती। गोपाल दत्त वाइसाइकोना, हाँ वेशिकोना सही है, बिल्कुल वेशिकोना सही है। अब देखो हम बात करें लाभदायक पोषक तत्व हैं कौन कौन से। अब हम लाभदायक पोषक तत्वों की बात करते हैं तो यहाँ एग्जाम्पल में एक ही चीज आप ध्यान रखना, वेशिकोना। क्या ध्यान रखना? वेशिकोना। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वेशिकोना। अब देखो वेशिकोना की अगर हम बात करें, वेशिकोना, अब हम वेशिकोना की बात करते हैं तो यहाँ वे का अर्थ होता है वेनेडियम। क्या होता है? वेनेडियम। सी का अर्थ होता है सिलिकॉन, को का अर्थ होता है कोबाल्ट और ना का अर्थ होता है सोडियम। ना का अर्थ क्या होता है? सोडियम। यानी हम बात कर रहे हैं लाभदायक पोषक तत्वों की, तो लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से तत्व हैं? वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और वो नेट की वजह से कट गया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो कौन कौन से हैं? वेशिकोना। तो हम बात करें वेशिकोना, तो हम बात करें वेनेडियम, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये कुछ फसलों के लिए ही आवश्यक होते हैं। तो आपसे वो फसल का नाम पूछेगा कि कौन कौन सी फसलों के लिए ये आवश्यक होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं वेनेडियम की। किसकी बात कर रहे हैं? वेनेडियम की। तो जो वेनेडियम है वो दलहनी फसलों के लिए आवश्यक है। कौन सी फसलों के लिए? दलहनी फसलों के लिए आवश्यक है। वेनेडियम और कोबाल्ट दोनों दलहनी फसलों के लिए आवश्यक होते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा वेनेडियम कौन सी फसलों का लाभदायक पोषक तत्व है? वेनेडियम कौन सी फसलों का लाभदायक पोषक तत्व है? तो कौन सी फसल का है वेनेडियम? दलहनी फसलों का। कोबाल्ट की भी बात करें तो दलहनी फसलों का। ऐसा ही गन्ना का, धान, हाँ बिल्कुल। अब हम बात करें सिलिकॉन की, तो जो सिलिकॉन पोषक तत्व है, सिलिकॉन पोषक तत्व धान व गन्ने की फसल के लिए आवश्यक है। कौन सी फसल के लिए? धान व गन्ने की फसल के लिए आवश्यक है। धीरज तोमर, सोडियम चुकंदर, हाँ बिल्कुल सोडियम चुकंदर। अब देखो हम बात करें सोडियम की, तो जो सोडियम है वो चुकंदर की फसल के लिए आवश्यक होता है। कौन सी फसल के लिए? चुकंदर की फसल के लिए आवश्यक होता है। यानी लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 4 है। हाँ, लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। वेनेडियम कौन सी फसलों के लिए लाभदायक है? दलहनी फसलों के लिए। सिलिकॉन कौन सी फसलों के लिए लाभदायक है? धान और गन्ने के लिए। कोबाल्ट कौन सी फसलों के लिए लाभदायक है? दलहनी फसलों के लिए। सोडियम कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? चुकंदर के लिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है सोडियम से। अब वो प्रश्न क्या पूछता है? वो प्रश्न पूछता है कि सोडियम किस फसल का सूचक पादप है? सोडियम गोपाल दत्त कोबाल्ट विटामिन बी12, हाँ कोबाल्ट विटामिन बी12 का स्रोत होता है। अब हम बात करें सोडियम किस फसल का सूचक पौधा है, तो जब हम सूचक पौधों की बात करते हैं तो जो सोडियम है वो चुकंदर की फसल का सूचक पादप है। सोडियम किस फसल का सूचक पौधा होता है? चुकंदर की फसल का सूचक पादप होता है। तो ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं लाभदायक पोषक तत्वों से। कहाँ से? लाभदायक पोषक तत्वों से। लाभदायक पोषक तत्व क्या है? वे तत्व जो केवल कुछ फसलों के लिए आवश्यक होते हैं, सभी फसलों को इनकी आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। वेनेडियम दलहनी फसल, सिलिकॉन धान और गन्ना, कोबाल्ट दलहनी फसल और सोडियम चुकंदर के लिए। आगे अपन बात करें दूसरे वर्गीकरण की। पादप पोषक तत्वों का एक वर्गीकरण हमने क्लियर कर लिया, कौन से? लाभदायक पोषक तत्व। अब अपन दूसरे वर्गीकरण की ओर चलते हैं, तो दूसरा वर्गीकरण आता है
आवश्यक पोषक तत्व। दूसरा वर्गीकरण क्या है? आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व यानी पहले हमने क्या पढ़ा? लाभदायक पोषक तत्व। अब दूसरा अपन क्या पढ़ेंगे? आवश्यक पोषक तत्व। गब्बर सिंह नमस्ते। नमस्कार। हाँ नमस्कार। धीरज तोमर, जिनके बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल सही है। आवश्यक पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनके बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। अब हम बात करें आवश्यक पोषक तत्वों की, तो आवश्यक पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनके बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। या हम कहें तो ये वे तत्व हैं जो सभी पादपों के लिए समान रूप से आवश्यक होते हैं या इनकी आवश्यकता सभी पादपों को होती है। आवश्यक पोषक तत्व क्या है? वे तत्व जिनकी आवश्यकता सभी पादपों को होती है। अब देखो हम बात करें आवश्यक पोषक तत्वों की, तो आवश्यक पोषक तत्वों की जो कुल संख्या है, आवश्यक पोषक तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 17 है। आवश्यक पोषक तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 17। हाँ मानवेंद्र भंडारी 17 बिल्कुल सही है। आपसे प्रश्न पूछेगा आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? सचिन गुर्जर 17। गुड इवनिंग सर। हाँ प्रशांत भैया गुड इवनिंग। बिल्कुल हाँ, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। अब आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? धर्मवीर सिंह 17, धीरज तोमर, निखिल। हाँ बिल्कुल। अब 17 में जब हम आवश्यक पोषक तत्व की बात करें, कौन सा? 17वां आवश्यक पोषक तत्व। तो 17वां आवश्यक पोषक तत्व है निखिल। कौन सा है? निखिल 17वां आवश्यक पोषक तत्व है। सचिन गुर्जर बिल्कुल, जिन्होंने निखिल बताया उनका सही है। 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? निखिल है। अब पूछे कुल संख्या 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? निखिल है। आगे हम बात करें आवश्यक पोषक तत्वों की, तो आगे आवश्यक पोषक तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। आवश्यक पोषक तत्व हैं, उन आवश्यक पोषक तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जतिन शर्मा, निखिल बिल्कुल सही है। हाँ निखिल सही है बिल्कुल। अब देखो आवश्यक पोषक तत्वों की जब अपन बात करें, पीके विजयन बोर्ड साफ नहीं दिख रहा भैया, क्वालिटी बढ़ा लो थोड़ी सी फोन में वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, बिल्कुल साफ दिखाई देगा आपको। गहरा लिखो, हाँ वो गहरा ही लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आप क्वालिटी बढ़ाओ थोड़ी सी, बिल्कुल सही दिखेगा। अब देखो जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, उन आवश्यक पोषक तत्वों को आगे 2 पार्टों में विभाजित किया गया है। हम बात करते हैं आवश्यक पोषक तत्व। तो आवश्यक पोषक तत्वों को आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है। आवश्यक पोषक तत्वों को कितने भागों में विभाजित करते हैं? आगे 2 भागों में विभाजित करते हैं। अब देखो बात करें दोनों भागों की, तो जो पहला पार्ट आता है, उस पहले पार्ट में जो तत्व आते हैं उनको हम कह देते हैं संरचनात्मक पोषक तत्व। संरचनात्मक पोषक तत्व यानी जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, उन आवश्यक पोषक तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट आता है संरचनात्मक पोषक तत्व, और नंबर सेकंड की अपन बात करें तो नंबर सेकंड पे आते हैं खनिज तत्व। कौन से आते हैं? खनिज तत्व। यानी आवश्यक पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट संरचनात्मक पोषक तत्व, नंबर सेकंड खनिज तत्व। धीरज तोमर, वायु और जल। हाँ बिल्कुल, जो वायु जल से प्राप्त होते हैं। अब देखो अपन बात कर रहे हैं संरचनात्मक पोषक तत्वों की। कौन से पोषक तत्व? संरचनात्मक पोषक तत्व। श्री राम शर्मा, हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। अब देखो संरचनात्मक पोषक तत्व, संरचनात्मक पोषक तत्व क्या है? ये वे पोषक तत्व हैं जिनके द्वारा पादप की शारीरिक संरचना का निर्माण होता है। वे तत्व जिनके द्वारा पादप की शारीरिक संरचना का निर्माण होता है, उन्हें संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये तीनों ही क्या है? संरचनात्मक पोषक तत्व है। गोपाल दत्त तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ बिल्कुल सही है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या होते हैं? संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं। मानवेंद्र भंडारी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सही है बिल्कुल।
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? संरचनात्मक पोषक तत्व हैं। दूसरी हम बात करें तो ये जो तत्व हैं संरचनात्मक पोषक तत्व पादपों को वायु व जल के द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी संरचनात्मक पोषक तत्व हैं वो पादपों को वायु और जल के द्वारा प्राप्त होते हैं। गब्बर सिंह सही नहीं दिख रहा है? सही दिखेगा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, सही दिखेगा वीडियो, बिल्कुल सही दिखेगा। अब देखो संरचनात्मक पोषक तत्व में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व हैं और तीनों ही तत्वों के द्वारा पादप की शारीरिक संरचना का निर्माण होता है। भूरी सिंह सर जी की क्लास होगी क्या? हाँ, भूरी सर की क्लास नहीं होगी, यहाँ पर मैं ही क्लास लूंगा। अब देखो कार्बन की अगर बात करें तो पादप का जो शरीर है, पादप के शरीर का 45% भाग कार्बन के द्वारा बना होता है। पादप शरीर का 45% भाग कार्बन के द्वारा बना होता है और 45% भाग किसके द्वारा बना होता है? ऑक्सीजन के द्वारा। बात करें हम हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन के द्वारा 1 से 6% भाग का निर्माण होता है। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कार्बन की सांद्रता पादप शरीर में कितनी पाई जाती है? तो कार्बन की सांद्रता कितनी पाई जाती है? 45%। बात करें हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी पाई जाती है? तो 1 से 6%। बात करें हम ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी पाई जाती है? तो ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी है? 45%। यानी कार्बन और ऑक्सीजन की सांद्रता पादप में 45% पाई जाती है। हाँ सुमन मीना, हाइड्रोजन 1.6, हाँ सही है बिल्कुल, हाइड्रोजन 1 से 6 होती है। अब देखो ये संरचनात्मक पोषक तत्व हो गए, कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आपसे प्रश्न पूछे संरचनात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है संरचनात्मक पोषक तत्वों की संख्या? केवल 3 होती है। 3 क्या होते हैं? संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं। अब हम बात करें खनिज तत्व। खनिज तत्व वे तत्व होते हैं जो खानों के द्वारा प्राप्त होते हैं। सीधी सीधी भाषा में वे तत्व जो खानों के द्वारा प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? खनिज तत्व कहते हैं, या जिनको भूगर्भ से निकाला जाता है उन तत्वों को हम खनिज तत्व कहते हैं। अब जो खनिज तत्व हैं सुमन मीना, खनिज तत्व, हाँ खनिज तत्वों की बात करें। अब खनिज तत्व आगे 2 प्रकार के होते हैं। खनिज तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब अपन दोनों ही प्रकारों की बात करें तो एक तो होते हैं वृहद तत्व। कौन से? वृहद तत्व। और जो दूसरे होते हैं उन्हें कहते हैं अपन सूक्ष्म तत्व। क्या कहते हैं? सूक्ष्म तत्व। यानी जो खनिज तत्व हैं, खनिज तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट अपन बात करें तो वृहद तत्व और नंबर सेकंड बात करें तो सूक्ष्म तत्व। वृहद और सूक्ष्म, हाँ धीरज तोमर बिल्कुल सही है, वृहद और सूक्ष्म। अब देखो वृहद तत्वों की बात करें तो वृहद तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता पादपों को 1 ppm से अधिक मात्रा में होती है। वे तत्व जिनकी आवश्यकता पादपों को 1 ppm से अधिक मात्रा में होती है उनको वृहद तत्व कहा जाता है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि जिन तत्वों की आवश्यकता पादपों को 1 ppm से अधिक होती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वृहद तत्व कहते हैं। अब हम बात करें सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता पादपों को 1 ppm से कम होती है। वे तत्व जिनकी आवश्यकता पादपों को 1 ppm से कम होती है उन्हें सूक्ष्म तत्व कहते हैं, और जिनकी आवश्यकता 1 ppm से ज़्यादा होती है उन्हें वृहद तत्व कहते हैं। जतिन शर्मा, रुकजा, धीरज, हाँ बिल्कुल, जिसका आ रहा है वो बताया करो, हमें भी तो पता चलेगा कि कौन कौन पढ़ रहा है वहाँ पे। हाँ अब देखो वृहद तत्व हो गए और सूक्ष्म तत्व हो गए। अब अपन बात करें वृहद तत्वों की तो जो वृहद तत्व हैं, वृहद तत्वों को भी आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है। वृहद तत्वों को आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम दोनों भागों की बात करें तो पहला जो भाग आता है उसमें आते हैं प्राथमिक तत्व और दूसरे भाग में आते हैं द्वितीयक तत्व। यानी वृहद तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक तत्व और द्वितीयक तत्व। नीचे दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल, अभी से गुड नाइट मत बोल। कौन है गुड नाइट? गोपाल दत्त, एनपीके, हाँ बिल्कुल एनपीके। अब देखो
प्राथमिक तत्व और द्वितीयक तत्व। वृहद तत्वों को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक तत्व और द्वितीयक तत्व। अगर हम बात करें प्राथमिक तत्वों की तो प्राथमिक तत्वों में आपके आ जाते हैं NPK। क्या आते हैं? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। कौन कौन से आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। आपसे डायरेक्ट ही प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक पोषक तत्व है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास क्या होते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। सर बच्चों की परेशानी दूर करो। बच्चों की क्या परेशानी है? देवेंद्र शर्मा, स्टूडेंट की कोई गुड नाइट नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट की कोई गुड नाइट नहीं होती है। अब देखो प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अब ये होते क्या हैं? प्राथमिक पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता पादपों को अंकुरण के समय से ही होती है। वे तत्व जिनकी आवश्यकता पादपों को अंकुरण के समय ही होती है उनको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। आगे हम बात करें द्वितीयक तत्व। द्वितीयक तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता पादपों को वृद्धिरत अवस्था पर होती है। कौन सी अवस्था पर होती है? वृद्धिरत अवस्था पर होती है। धौलपुरी रैपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। हाँ बिल्कुल। अब देखो हम बात करें द्वितीयक पोषक तत्वों की तो द्वितीयक पोषक तत्व में आते हैं गोपाल दत्त, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। द्वितीयक पोषक तत्व। अब देखो द्वितीयक पोषक तत्व में एक ही चीज आप याद रख लो, काना से मांग। काना से मांग, काना से मांग, काना से मांग। यानी काना कैल्शियम, से सल्फर और ऐसे मैग्नीशियम। काना से मांग। द्वितीयक पोषक तत्व क्या होते हैं? काना से मांग, यानी कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम क्या है? द्वितीयक पोषक तत्व हैं। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है और कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक पोषक तत्व है तो द्वितीयक पोषक तत्व कौन से हैं? कैल्शियम है, सल्फर है और मैग्नीशियम है। स्टूडेंट मोटिवेशन, थोड़ा बोर्ड को साइड करो। बोर्ड तो सही है। हाँ, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम क्या होते हैं? द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? NPK। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करो। अनु सर भी हमारे साथ है। अब देखो आगे बात करें तो यहाँ कौन सा बचा था? सूक्ष्म पोषक तत्व। यानी एक तो बृहद तत्व हो गए। बृहद तत्व कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए, प्राथमिक तत्व और द्वितीयक तत्व। अब अपन आगे बात करें सूक्ष्म तत्वों की। किसकी बात करें? सुमन मीना, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। बिल्कुल सही है, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। अब हम बात करें सूक्ष्म तत्व कौन कौन से हैं तो सूक्ष्म तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता 1 ppm से कम होती है। सुमन मीना, अनु सर गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग करेंगे अनु सर सभी से। अब देखो सूक्ष्म तत्वों की बात करें तो सूक्ष्म तत्वों की आपसे संख्या पूछेगा कि पादपों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। पादपों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्वों की संख्या कितनी है? तो सूक्ष्म तत्वों की अगर संख्या की बात की जाए तो पादपों को कुल 8 सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है। कितनी? 8। गोपाल दत्त 8। हाँ 8 कह रहे हैं। सचिन गुर्जर 8। बिल्कुल 8 सही है। जो लोग 8 बता रहे हैं बिल्कुल सही है। पादपों के लिए 8 सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन वो आपसे एग्जाम्पल भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्व है। वो एग्जाम्पल भी पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो देखो हम 8 तत्वों की अगर हम बात करें तो एक तो आता है तुम्हारा मैग्नीज है, मैग्नीज, क्लोरीन, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन और निकेल। 1 2 3 4 5 6 और 7 मैग्नीज, क्लोरीन, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज और एक आता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम यानी पादपों को 8 सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है। और वो 8 सूक्ष्म तत्व कौन कौन से हैं? दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक? नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखो मैं बता देता हूँ। मैग्नीज है, क्लोरीन है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, बोरॉन है, निकेल है और मोलिब्डेनम है। ये क्या है? पादपों के लिए सूक्ष्म तत्व। नहीं दिख रहा तो मैं इधर लिख देता हूँ। चलो देखो हम सूक्ष्म तत्वों की बात कर रहे थे कि सूक्ष्म तत्व कौन कौन से हैं। सूक्ष्म तत्व कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म तत्वों की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है संख्या। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, जिंक है,
आयरन है, कॉपर है, बोरोन है और निकेल है। ये क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। और कौन कौन से तत्व हैं? मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन और निकेल, ये सभी क्या हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्वों का हमने क्या पढ़ा? वर्गीकरण। हमने पढ़ा था कि आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या 17 है। अब देखो 17 गिनते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व कितने हो गए? 8 हो गए। बृहद तत्व कितने हो गए? 6। बृहद तत्वों की संख्या कितनी है? 6। 8 और 6 14। और यहाँ हम बात करें संरचनात्मक पोषक तत्व, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 3। यानी कुल कितने तत्व हो गए? 17 आवश्यक पोषक तत्व हो गए। तो पादपों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये हो गया अपना पादप पोषक तत्वों का वर्गीकरण। एक बार और देख लेते हैं। पादप पोषक तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जो पादपों के पोषण या भोजन में भाग लेते हैं। शिवम शर्मा, शॉर्ट तरीका नहीं है क्या सर? अब इससे भी शॉर्ट तरीका क्या आएगा याद करने का? ये तो बिल्कुल शॉर्ट कराया है मैंने, बिल्कुल शॉर्ट कराया है। हाँ, अब देखो पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? फिर 2 प्रकार के होते हैं, लाभदायक पोषक तत्व और आवश्यक पोषक तत्व। लाभदायक पोषक तत्व क्या होते हैं? ये वे तत्व होते हैं जो केवल कुछ फसलों के लिए आवश्यक होते हैं, जो केवल कुछ फसलों के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे हम बात करें वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। अब वेनेडियम की बात करें तो दलहनी फसलों के लिए आवश्यक है। सिलिकॉन की बात करें तो धान और गन्ने के लिए आवश्यक है। कोबाल्ट की बात करें तो दलहनी फसलों के लिए आवश्यक है। सोडियम की बात करें तो चुकंदर के लिए आवश्यक, जो चुकंदर की फसल है उसके लिए आवश्यक होता है। आगे हम बात करें आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व तो ये वे तत्व होते हैं जिनके बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। वे तत्व जिनके बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते, या हम सीधी बात कहें तो आवश्यक पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता सभी फसलों को होती है। ये वे तत्व हैं जिनकी आवश्यकता सभी फसलों को होती है। जैसे इनकी संख्या की अपन बात करें तो संख्या कितनी होती है? 17। और 17वां आवश्यक पोषक तत्व क्या है? निकेल है। अब आवश्यक पोषक तत्वों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, संरचनात्मक पोषक तत्व और खनिज तत्व। खनिज तत्वों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, बृहद तत्व और सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्वों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक तत्व और द्वितीयक तत्व। तो ये था अपना पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अब देखो आगे एक शब्द आता है सचिन गुर्जर, जिनके बिना पादप अधूरे होते हैं, अधूरे होते हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखो बात करें, एक आपसे शब्द पूछा जाता है क्रियात्मक पोषक तत्व। क्या पूछा जाएगा? क्रियात्मक पोषक तत्व। तो मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं इधर से। देखो एक शब्द आपसे पूछा जाएगा क्रियात्मक पोषक तत्व क्या है? क्रियात्मक पोषक तत्व। तो अपन बात कर रहे हैं क्रियात्मक पोषक तत्व। क्रियात्मक पोषक तत्व। अब देखो क्रियात्मक पोषक तत्व क्या होते हैं? क्रियात्मक या हम कहें इनको कार्यशील पोषक तत्व। क्रियात्मक या कार्यशील पोषक तत्व। तो क्रियात्मक पोषक तत्व जैसे हम बात करें, हमने 2 वर्गीकरण पढ़ा, लाभदायक और आवश्यक। तो जो लाभदायक पोषक तत्व हैं, लाभदायक और आवश्यक, लाभदायक और आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक पोषक तत्व कहते हैं। लाभदायक और आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? क्रियात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। अगर हम बात करें क्रियात्मक पोषक तत्वों की कुल संख्या कितनी है, अगर हम कुल संख्या की बात करते हैं कि क्रियात्मक पोषक तत्वों की कुल संख्या क्या है, तो लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या क्या है? देखो लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 4 लाभदायक पोषक तत्व प्लस आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 17। यानी हम बात करें तो कुल संख्या कितनी होगी? 21। कितनी होगी? 21। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यहीं से कि क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। पवन कुमार गुड नाइट, अभी से कहाँ जा रहे हो गुड नाइट करके?
सौरभ सिसोदिया 17 नहीं होती है, 21 होती है। अगर आपसे क्रियात्मक पोषक तत्वों की कुल संख्या पूछी जाए तो 21 होती है। 4 लाभदायक पोषक तत्व और 17 आवश्यक पोषक तत्व मिलकर के क्या बनाते हैं, क्रियात्मक पोषक तत्व बनाते हैं, और इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 21 होती है। आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, वीडियो को शेयर करो, जो भी आपके साथी हैं उनके लिए वीडियो को शेयर करते रहना। अब देखो अपन आगे बात करें कि जो क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द है, क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द किसने दिया, प्रश्न पूछा जाता है क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द किसने दिया। तो हम क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द की अगर बात करें तो क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द दिया था डीजे निकोलस ने। किसने दिया था, डीजे निकोलस ने। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यही कि क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया। तो क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया, डीजे निकोलस ने किया था। किसने किया था, डीजे निकोलस ने किया था। तो एक यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्रियात्मक पोषक तत्वों से, तो वो भी अपन ने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। क्रियात्मक पोषक तत्व क्या होते हैं, लाभदायक और आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाकर के ही क्रियात्मक पोषक तत्व कहते हैं। इनकी कुल संख्या 21 होती है और क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द का प्रयोग डीजे निकोलस ने किया था। किसने किया था, डीजे निकोलस ने किया था। मानवेंद्र सिंह डीजे निकोलस, सचिन गुर्जर डीजे निकोलस। हाँ बिल्कुल, डीजे निकोलस सही है। अब देखो आगे एक और वर्गीकरण आता है पादपों का। ये तो हमने क्रियात्मक पोषक तत्व पढ़ लिए और ये आवश्यक और लाभदायक पोषक तत्व पढ़ लिए। आगे एक छोटा सा वर्गीकरण और आता है, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और वो वर्गीकरण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्पेशली पोषक तत्व पढ़ेंगे तो वहां उसकी आवश्यकता होगी। जैसे अपन बात करें गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। गतिशीलता के आधार पर अगर हम पोषक तत्वों के वर्गीकरण की बात करें, गतिशीलता के आधार पर, अब देखो हम बात करते हैं गतिशीलता। गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अगली हेडिंग आती है गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अब गतिशीलता के आधार पर अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो गतिशीलता के आधार पर जो पोषक तत्व हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्व 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो नंबर फर्स्ट अगर अपन बात करें तो नंबर फर्स्ट आते हैं गतिशील पोषक तत्व। गतिशील पोषक तत्व, गतिशील पोषक तत्व 3 प्रकार के। सचिन गुर्जर, हाँ 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल 3 प्रकार के होते हैं गतिशीलता के आधार पर। अब नंबर फर्स्ट अपन बात करें तो गतिशील पोषक तत्व। कौन से, गतिशील पोषक तत्व। अब देखो गतिशील पोषक तत्व कौन से तत्व हैं, ये वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी के लक्षण पादप के निचले भागों पर दिखाई देते हैं। यानी गतिशील पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी कमी के लक्षण पादप के निचले भागों पर दिखाई देते हैं। जैसे हम बात करें, ये कोई पादप है, ये कोई पादप है, यहां हम पादप की बात करें, ये पादप है। तो अगर यहाँ इस पादप पोषक तत्वों की, गतिशील पोषक तत्वों की बात करें तो यहाँ अगर मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है, मृदा में अगर पोषक तत्वों की कमी होगी तो यहाँ से पोषक तत्वों का जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ से पोषक तत्वों का जाना बंद हो जाएगा। तो अगर कमी होने पर ये पोषक तत्व कहाँ चले जाते हैं, ऊपरी भागों में चले जाते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, गतिशील पोषक तत्व कहा जाता है। यानी ये पोषक तत्व मृदा में तत्वों की कमी होने पर ऊपरी भागों में चले जाते हैं, इसलिए इनको गतिशील पोषक तत्व कहते हैं। और इन तत्वों की जो कमी के लक्षण हैं, इन तत्वों की कमी के लक्षण सर्वप्रथम पादप के निचले भागों पर दिखाई देते हैं। कहाँ, पादप के निचले भागों पर दिखाई देते हैं। एनपीके, हाँ बिल्कुल सही है। पोषक तत्व की खोज किसने की, कौन है पोषक तत्व की, आगे बात करेंगे अपन। अब देखो गतिशील पोषक तत्व कौन कौन से हैं। जैसे हम बात करें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये कैसे है, गतिशील पोषक तत्व हैं। आगे हम बात करें मैग्नीज है, मैग्नीज कैसा तत्व है, गतिशील पोषक तत्व है। अब देखो यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, आपको प्रश्न की ओर ध्यान देना। वो प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से
किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पादप के निचले हिस्सों पर दिखाई देते हैं। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पादप के निचले हिस्सों पर दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से पोषक तत्व हैं वो, गतिशील पोषक तत्व। गतिशील पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, पादप के निचले भागों पर। जैसे हम बात करें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। तो इनकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, पादप के निचले भागों पर दिखाई देते हैं। ये वे तत्व हैं जिनकी कमी के लक्षण पादप के निचले भागों पर दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम व सल्फर। आगे हम दूसरे वर्गीकरण की बात करें तो दूसरा वर्गीकरण आता है मध्यम गतिशील पोषक तत्व। मध्यम गतिशील पोषक तत्व, मध्यम गतिशील पोषक तत्व। अब देखो मध्यम गतिशील पोषक तत्वों की बात करें तो ये वे पोषक तत्व होते हैं जो गतिशील तो होते हैं लेकिन इनकी गतिशीलता की जो दर होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी ये धीरे धीरे गतिशील होते हैं। साफ नहीं दिख रहा है, एक बार वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, बिल्कुल साफ दिखेगा। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो। हाँ, अब देखो हम बात करें मध्यम गतिशील पोषक तत्व, तो ये वे पोषक तत्व होते हैं जो पादपों में धीरे धीरे प्रवाहित होते हैं। यानी इनकी गति कैसे होती है, बिल्कुल धीरे धीरे होती है। जैसे हम बात करें यहाँ पर गतिशील में Zn, यहाँ सबसे मोस्ट जो एग्जाम्पल आता है वो एग्जाम्पल आता है जिंक। यानी गतिशील पोषक तत्वों की अगर अपन बात करें तो इसका सबसे मोस्ट जो एग्जाम्पल है वो जिंक और कॉपर है। क्या है, जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, पादप की मध्यवर्ती पत्तियों पर दिखाई देते हैं। यानी मध्यम गतिशील पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पादप की मध्यवर्ती भागों पर दिखाई देते हैं। आगे अपन बात करें तीसरा वर्गीकरण तो तीसरा आता है गतिहीन पोषक तत्व। क्या आता है, गतिहीन पोषक तत्व। गतिहीन पोषक तत्व। अब गतिहीन पोषक तत्वों की बात करें तो ये वे पोषक तत्व होते हैं जो पादप के किसी भी भाग में गति नहीं करते हैं। वे पोषक तत्व जो पादप के किसी भी भाग में गति नहीं करते हैं और इनकी कमी के लक्षण सर्वप्रथम पादप की नई कलिकाओं या ऊपरी भागों पर दिखाई देते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वे तत्व जिनकी कमी के लक्षण पादप की नई कलिकाओं अथवा ऊपरी भागों पर दिखाई देते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो क्या है, गतिहीन पोषक तत्व। एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें तो यहाँ आता है कैल्शियम और बोरोन। क्या है, कैल्शियम और बोरोन। कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, पादप की नई कलिकाओं पर दिखाई देते हैं। कहाँ, पादप की नई कलिकाओं पर, क्योंकि ये क्या है, गतिहीन पोषक तत्व हैं। तो यहाँ से आपको ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। वो प्रश्न पूछेगा किस तत्व की कमी के लक्षण पादप की नई कलिकाओं पर दिखाई देते हैं, तो वो कौन से तत्व हैं, कैल्शियम और बोरोन। वो प्रश्न पूछेगा किस तत्व की कमी के लक्षण पादप के मध्यवर्ती भागों पर दिखाई देते हैं, तो कौन सा है, जिंक और कॉपर। ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, जैसे जिंक और कॉपर। तो ये तो फिनिश हो गया अपना पोषक तत्वों का वर्गीकरण। यानी यहाँ तक की क्लास में हमने क्या पढ़ा, पोषक तत्वों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। अब आगे जो आता है, आगे आता है पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत। क्या आता है, पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत। संजू कुशवाहा, राम राम सर। हाँ बिल्कुल राम राम। पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत। हाँ, मैग्नीशियम भी है, आप क्या कह रहे हो धीरज दी, मैग्नीशियम भी है। मैग्नीशियम कहाँ है, मैग्नीशियम तो ऊपर आता है बिल्कुल। हाँ, अब देखो आगे हम बात क्या करेंगे, पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत। जब तक के लिए 1 मिनट के लिए पानी पी लेते हैं अपन, और आप लोग जाइए मत, वीडियो को शेयर कीजिए। भी आपके जो भी साथी हैं उनके पास शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करें। गोपाल दत्त क्या कह रहे हो, अमोन व स्टुअर्ट, हाँ आर्नोन व स्टुअर्ट ने दिया था। अपन बात करें अभी, पानी पी लेते 2 मिनट। जब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, आपके जो भी ग्रुप है उनमें शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। चलो भाई, हाँ
एक बार वीडियो को शेयर कर दो, बहुत कम लोग रह गए हैं, बाकी कहाँ गए सब लोग। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक करें। हाँ, स्टूडेंट मोटिवेशन सर को फुल सपोर्ट करो। हाँ, सपोर्ट तो करो बिल्कुल। अब देखो आगे अपन बात करते हैं पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत। आगे अपन किसके बारे में बात करेंगे? पोषक तत्वों की अनिवार्यता के सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आप लोगों ने भी पानी नहीं पिया तो पानी वानी पी लो 1-2 मिनट के लिए। अभी चालू करते हैं अनिवार्यता का सिद्धांत। जब तक वीडियो को लाइक करो और शेयर करो वीडियो को। अंकुश चंडुला, ये कमेंट वाले स्टूडेंट देखने नहीं देते हैं सर। कमेंट से तुम्हें क्या मतलब है? आप तो वीडियो को देखो। पवन कुमार गुरु नमस्ते। तुम्हें अब ध्यान आया है क्या नमस्ते करने का? जब से जुड़े हो साथ में। चल अब देखो अपन बात करते हैं पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत। सचिन गुर्जर, गेहूं के ना आए, क्या कह रहे हो? चलो अपन बात करते हैं पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत। आगे पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत। पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत। अब देखो यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, वो यहाँ से प्रश्न उठा लेता है। टॉपिक बहुत सिंपल है ये, यानी अगर हम पोषक तत्वों की अनिवार्यता के सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत बहुत ही सिंपल है, लेकिन वो प्रश्न यहाँ से उठा लेता है। अशोक कुमार डीएलपी सुपर सर जी, हाँ सर बिल्कुल आपके सानिध्य में क्लास चल रही है। अब देखो पोषक तत्वों की अनिवार्यता के सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले प्रश्न पूछता है कि पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो अगर हम वैज्ञानिक की बात करें तो 2 वैज्ञानिक आए थे, आर्नोन व स्टाउट। 2 वैज्ञानिक थे, आर्नोन और स्टाउट। तो आर्नोन और स्टाउट ने क्या दिया था? पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत दिया था। आर्नोन और स्टाउट ने क्या दिया? पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत दिया। आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? अगर हम वर्ष की बात करें, कृष्ण कुमार सुपर सर जी, अगर हम वर्ष की बात करें तो वर्ष कौन सी आती है? देखो वर्ष आती है 1954। पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत वर्ष 1954 में दिया गया। धौलपुर रैपर 1954। हाँ बिल्कुल भैया 1954 सही है। पोषक तत्वों की अनिवार्यता का जो सिद्धांत है वो वर्ष 1954 में दिया गया। अब देखो कई बुकों में 1939 भी लिखा है, कई सारी बुक्स में हमें मिलता है कि वहाँ पोषक तत्वों की जो अनिवार्यता का सिद्धांत है उसकी वर्ष 1939 लिखी है। लेकिन ये चीज़ मैं क्लियर करा दूँ कि 1939 में आर्नोन और स्टाउट ने पोषक तत्वों की संख्या निर्धारित की थी 16। कीर्ति रावत क्या लिख रही हो? चलो आगे देखो 1939 में क्या किया था? आर्नोन और स्टाउट ने पोषक तत्वों की संख्या निर्धारित की थी। और कितनी निर्धारित की थी? 16 निर्धारित की थी। उसके बाद एक 17वां आवश्यक पोषक तत्व जोड़ा गया निकेल को। यानी तो 1939 गलत है, सही क्या है? 1954। पोषक तत्वों की जो अनिवार्यता का सिद्धांत है वो कब दिया गया? 1954 ईस्वी में दिया गया। आगे देखो इसको दूसरा नाम भी देते हैं। अगर हम उपनाम की बात करें, अगर हम उपनाम की बात करें तो इसको पोषक तत्वों की कसौटी का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहते हैं? पोषक तत्वों की कसौटी का सिद्धांत भी कहा जाता है। पोषक तत्वों की कसौटी का सिद्धांत। आपसे प्रश्न पूछेगा कि पोषक तत्वों की कसौटी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो कसौटी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? आर्नोन व स्टाउट के द्वारा। क्योंकि जो अनिवार्यता का सिद्धांत है उसी को हम कसौटी का सिद्धांत कहते हैं। अब कसौटी का सिद्धांत क्यों कहते हैं ये भी जान लो। क्योंकि ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत के सभी नियम
पोषक तत्वों पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। इस सिद्धांत के सभी नियम पोषक तत्वों पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं, इसलिए इसको पोषक तत्वों की कसौटी का सिद्धांत कहा जाता है। आगे अपन बात करें तो इसकी अवधारणाओं से प्रश्न आते हैं। अवधारणाओं की अगर हम बात करें, अवधारणाएं, और अवधारणाएं किसे कहते हैं? नियम। अवधारणाओं का अर्थ होता है नियम, किसके क्या क्या नियम थे और कौन कौन सी अवधारणाएं इस सिद्धांत में दी गई थी। तो अगर हम अवधारणाओं की बात करें तो इसकी जो पहली अवधारणा थी वो थी कि पोषक तत्वों के बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। पहली अवधारणा क्या थी? पोषक तत्वों के बिना पादप अपना जीवन चक्र, पोषक तत्वों के बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। अब देखो पहली अवधारणा क्या थी? इस सिद्धांत की पहली अवधारणा थी कि आवश्यक पोषक तत्वों के बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। दूसरी अवधारणा की बात करें तो दूसरी अवधारणा थी एक तत्व की कमी को दूसरे तत्व द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। यानी दो अवधारणाएं हो गई। पहली अवधारणा इन तत्वों के बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। दूसरी अवधारणा एक तत्व की कमी को दूसरे तत्व द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। अगर हम तीसरी अवधारणा की बात करें तो तीसरी और अंतिम अवधारणा थी कि ये जो तत्व हैं वो पादप वृद्धि में सीधे ही भाग लेते हैं। यानी जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो पादप वृद्धि में सीधे ही भाग लेते हैं। तो तीन अवधारणाएं थी इस सिद्धांत की। जो पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत था उस सिद्धांत की तीन अवधारणाएं थी। और तीन अवधारणाएं कौन कौन सी थी? पोषक तत्वों के बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। दूसरी अवधारणा की बात करें तो एक तत्व की कमी को दूसरे तत्व द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। तीसरी अवधारणा की बात करें तो जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो पादप की वृद्धि में सीधे ही भाग लेते हैं या सीधे ही सन्निहित होते हैं। तो ये सारे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे पोषक तत्वों की अनिवार्यता के सिद्धांत से। अब देखो यहाँ अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि थ्योरी से किस प्रकार से प्रश्न आएगा, इस थ्योरी से किस प्रकार से प्रश्न आएगा, तो वो प्रश्न बनाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन, निम्न शिशुपाल राजपूत, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अब देखो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, निम्न में से कौन सा कथन पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता के सिद्धांत से मेल नहीं खाता है या सम्मिलित नहीं है या अवधारणा के बारे में असत्य है। इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से कोई एक लाइन देगा वो, और एक लाइन देकर के ही आपको क्या पूछ लेगा? प्रश्न पूछ लेगा। सचिन गुर्जर बाजरा को चंबल ले गई गुरुजी। अब देखो बाजरा को तो ले गई लेकिन सुपरवाइजर को ना ले जाए, ये आप देखो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो। बाजरा को तो ले गई तो ले जाने दो, बाजरा तो चला गया। अब देखो यहाँ आपने क्या कंप्लीट कर लिया, पोषक तत्वों की जो अनिवार्यता का सिद्धांत था वो अनिवार्यता का सिद्धांत अपन ने यहाँ कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत आई हो तो बताओ, कि कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लो। यहाँ तक का अगर कोई भी पॉइंट आपकी समझ में ना आया हो, कहीं डाउट हो तो एक बार पूछ लो यहीं पर, फिर आगे चलते हैं अपन। हाँ भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। नो दिक्कत सचिन गुर्जर, हाँ मैं तो दिक्कत होगी नहीं, वैसे भी होशियार हो। और कोई? हाँ अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, बताओ किसी को यहां तक के मैटर में कुछ पूछना है? चलो अब अपन आगे चलते हैं। हाँ मानवेद भंडारी, नो दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चल रहे हैं अपन।
जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दें। चलो, राम राम सर जी, क्या नाम है ये? राम राम भैया। चलो अब देखो आगे अपन बात करें, पोषक तत्व पढ़ रहे थे तो पोषक तत्वों का हमने अब तक क्या पढ़ा था? पोषक तत्वों का वर्गीकरण और पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत। यानी यहाँ तक हमने क्या कंप्लीट किया? यहाँ तक हमने पोषक तत्वों का वर्गीकरण और पोषक तत्वों की जो अनिवार्यता का सिद्धांत था वो कंप्लीट किया है। यहाँ से अपन बात करते हैं पोषक तत्वों की। लास्ट क्वेश्चन क्या था हरिंदर शर्मा? कौन सा लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन पोषक तत्वों की अनिवार्यता के सिद्धांत से था अपना। हाँ, अब देखो अब हम स्पेशली पोषक तत्वों की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन पोषक तत्व ले लेते हैं नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। नाइट्रोजन प्रतीक क्या होता है? N प्रतीक होता है N। यानी अब हम बात करेंगे स्पेशली पोषक तत्वों के बारे में और सबसे पहले अपन पोषक तत्व लेते हैं नाइट्रोजन। हम नाइट्रोजन के बारे में ही बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे कार्य। क्या पूछा जाएगा? कार्य पूछे जाते हैं। तो अगर हम कार्यों की बात करें, कार्यों की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन के अगर हम कार्य की बात करते हैं तो इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन का मुख्य कार्य, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है वानस्पतिक वृद्धि करना। क्या करवाता है ये? वानस्पतिक वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि करवाता है। और क्या करता है? पादपों में सरसता एवं हरापन लाता है, सरसता एवं हरापन लाता है, पादपों में सरसता और हरापन लाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पादपों की वानस्पतिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार तत्व कौन सा है? तो पादप की वानस्पतिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है। कौन सा है? नाइट्रोजन। प्रश्न पूछा जाएगा पादपों में सरसता किस तत्व के कारण आती है? तो पादपों में सरसता होती है मुलायमता। तो मुलायमता किस तत्व के कारण आती है? नाइट्रोजन के कारण आती है। आगे हम बात करें हरापन, तो हरेपन से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम हरेपन की बात करें तो हरेपन से दो प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर दोनों प्रश्नों को देखें तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग पूछा जाता है। और एक पूछेगा पादपों का हरा रंग किसके कारण होता है? अगर वो पूछे पादपों में हरे रंग की, प्रश्न पूछे कि पादपों में हरे रंग के लिए जिम्मेदार तत्व कौन सा है? तो पादपों में जो हरा रंग होता है वो नाइट्रोजन के कारण होता है। और अगर पत्तियों में हरे रंग की बात करें तो पत्तियों का जो हरा रंग है वो मैग्नीशियम के कारण होता है। ध्यान रखना, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण होता है। हाँ, ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण भी होता है, वो अपन आगे बात करेंगे। देखो अगर पत्तियों में हरा रंग पूछे तो मैग्नीशियम आ गया और अगर पादपों में हरा रंग पूछे तो नाइट्रोजन आ गया। बिल्कुल। हाँ, अब देखो आगे बात करें, पहला कार्य क्या हो गया? वानस्पतिक वृद्धि करना, सरसता लाना और हरापन लाना। अब देखो वानस्पतिक वृद्धि करता है तो सीधा सीधा अर्थ है कि वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी तो भूसे की मात्रा भी क्या होगी? अधिक प्राप्त होगी। क्या होगा? तो भूसा है, भूसा भी अधिक प्राप्त होगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सा तत्व है जिसके कारण भूसे की मात्रा में वृद्धि होती है? तो भूसे की मात्रा में वृद्धि किस तत्व के कारण होती है? नाइट्रोजन तत्व के कारण ही होती है। किस तत्व के कारण? नाइट्रोजन तत्व के कारण होती है। आगे अपन बात करें दूसरा कार्य, तो इसका दूसरा कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। यानी जो सभी प्रकार की प्रोटीन है उन सभी प्रकार की प्रोटीनों में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। लेकिन नाइट्रोजन के साथ साथ एक सल्फर तत्व और पाया जाता है। ये चीज ध्यान रखना, जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर तत्व भी पाया जाता है। तो हम बात करेंगे प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखो एक प्रश्न भी पूछा जाता है, वो कहाँ से पूछा जाता है? ये देख लो, जब हम गेहूं की फसल पढ़ते हैं, जब हम गेहूं की फसल पढ़ते हैं तो वहाँ एक प्रोटीन आती है ग्लूटीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ग्लूटीन प्रोटीन। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि ग्लूटीन प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ग्लूटीन प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन किसका निर्माण किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन के द्वारा होता है। तो ग्लूटीन प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। आगे हम बात करें कार्यों की, तो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण करता है। किसका?
ऑक्सिन हार्मोन, यानी पादपों में जो ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण नाइट्रोजन की उपस्थिति में ही होता है। ऑक्सिन हार्मोन को कहते हैं अपन पादप वृद्धि हार्मोन। क्या कहते हैं? पादप वृद्धि हार्मोन। और इस हार्मोन का निर्माण पादपों में नाइट्रोजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? नाइट्रोजन की उपस्थिति में होता है। तो 2 कार्य हो गए, 3 कार्य हो गए अपने, वानस्पतिक वृद्धि करना, सरसता लाना, हरापन, आगे प्रोटीन का निर्माण करना और ऑक्सीजन का निर्माण करना। आगे अपन बात करें एक और इसका कार्य, तो इसका जो कार्य है वो फसल पकने में देरी करना भी होता है। फसल पकने में देरी करना, फसल पकने में देरी करना। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वह तत्व कौन सा है जिसकी उपस्थिति के कारण फसल पकने में देरी होती है, तो वो कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन तत्व है। जब नाइट्रोजन तत्व पाया जाएगा तो फसल क्या होगी? देरी से पकेगी, फसल देरी से पकेगी। तो ये तो हो गए इसके कार्य। ये हमने क्या पढ़े? ये हमने नाइट्रोजन के कार्य पढ़े। अब आगे आपसे पूछा जाएगा कमी के लक्षण। क्या पूछा जाता है सचिन गुर्जर? नाइट्रोजन, हाँ बिल्कुल नाइट्रोजन है। अब देखो कमी के लक्षणों की अगर अपन बात करें तो हमने क्या पढ़ा यहाँ कार्य में? हमने कार्य में क्या पढ़ा? कमी के लक्षण बिल्कुल सेम होते हैं। कार्य में पढ़ा हमने कि वानस्पतिक वृद्धि होती है। तो अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्या होगा? पौधे बौने रह जाएंगे। क्या होगा? पौधे बौने रह जाएंगे। हमने कार्य में पढ़ा कि नाइट्रोजन के कारण पौधों की वानस्पतिक वृद्धि होती है। तो अगर कमी होगी तो क्या होगा? पौधे बौने रह जाएंगे। दूसरी बात करें, पादप का तना कठोर हो जाएगा। तीसरी बात करें, पादप कैसा हो जाएगा? हरे की जगह पीला। अब उपस्थिति के कारण हरा होता है, तो कमी होगी तो कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा, यानी पौधे पीले रंग के हो जाते हैं, पौधे बौने रह जाते हैं। आगे देखो, हाँ आगे प्रश्न पूछता है कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम पादप के किस भाग पर दिखाई देते हैं? नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम पादप के किस भाग पर दिखाई देते हैं? बताओ भाई, कौन से भाग पर दिखाई देते हैं? मैंने अभी पढ़ाया था गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण, तो वहाँ ये सारी चीज़ें कराई थी। तो वहाँ से ये प्रश्न संबंधित है बिल्कुल। वो प्रश्न पूछेगा नाइट्रोजन की कमी के लक्षण किस भाग पर दिखाई देते हैं? गोपाल दत्त, निचली व पुरानी पत्तियों पर। शाबाश, हाँ निचली और पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की कमी के लक्षणों की बात करें तो इसकी कमी के लक्षण सर्वप्रथम पादप की निचली और पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और जो पुरानी पत्तियां हैं वो कैसी हो जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं। आगे हम बात करें, ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अब नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्या होगा? प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा। क्या होगा? प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा। या हम बात करें तो पादपों में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। आगे हम बात करें, ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है, तो ऑक्सिन हार्मोन का ये निर्माण कर रहा है, तो कमी होगी तो क्या होगा? निचली पुरानी पत्तियों पर विजय वगैरह, हाँ निचली और पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है। अब ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है तो कमी होगी तो क्या होगा? ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा। आगे हम बात करें, फसल पकने में देरी करता है। नाइट्रोजन जब उपस्थित होती है तो फसल देरी से पकते हैं। वर्षा कुमारी, निचले भाग पर, हाँ बिल्कुल निचले भागों पर ही दिखाई देते हैं। अब देखो नाइट्रोजन के कारण क्या होता है? फसल पकने में देरी होती है, फसल पकने में देरी। लेकिन अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्या होगा? फसल जल्दी पक जाएगी। नाइट्रोजन की कमी होने पर क्या होगा? फसल जल्दी पक जाएगी। क्या होगा? फसल जल्दी पक जाएगी। तो नाइट्रोजन की कमी पढ़ ली और नाइट्रोजन के कार्य पढ़ लिए। नाइट्रोजन में एक पॉइंट और पूछा जाता है। अब वो पॉइंट पूछा जाता है नाइट्रोजन की अधिकता से हानियां। कौन सा पॉइंट पूछता है? वो पूछता है नाइट्रोजन की अधिकता से हानियां, कि नाइट्रोजन जब अधिकता हो जाती है तो अधिकता से कौन कौन सी हानियां हो सकती हैं। नाइट्रोजन की अधिकता से हानियों की अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन की अधिकता से पादपों में कौन कौन सी हानियां होती हैं, तो देखो नाइट्रोजन के कारण क्या होता है? वानस्पतिक वृद्धि होती है। यहीं से सारा पॉइंट चलेगा। अगर आपको ये कार्य समझ में आ गए तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नाइट्रोजन के कारण पादपों की वानस्पतिक वृद्धि होती है, तो अगर अधिकता होगी तो वानस्पतिक वृद्धि क्या होगी? अधिक होगी। और वानस्पतिक वृद्धि अगर किसी फसल की अधिक हो गई तो जैसे ही हवा चलेगी तो फसल क्या हो जाएगी? गिरने लगेगी। फसल क्या हो जाएगी? गिरने लगेगी। तो अधिकता की जो पहली हानि आई वो क्या आई? फसल गिरने लगती है, फसल गिर जाती है। या हम कहें कि नाइट्रोजन की अधिकता होने पर फसल गिर जाती है।
यानी नाइट्रोजन के कारण क्या होगा, वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी, और वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी तो फसल गिर जाएगी। अब देखो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, धौलपुर रैपर लोड जिंक कहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं यही प्रश्न पूछने वाला था कि जब फसल गिर जाती है हवा के द्वारा तो इस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, यानी हवा के द्वारा फसल का गिरना क्या कहलाता है। तो हवा के द्वारा जो फसल का गिरना है वो लोडजिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, लोडजिंग कहलाती है। जब कोई फसल अधिक वानस्पतिक वृद्धि होने के कारण गिर जाती है तो उस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं, लोडजिंग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, लोडजिंग नाम देते हैं, यानी ये क्रिया क्या कहलाती है, लोडजिंग कहलाती है। तो पहली हानि तो क्या हुई कि नाइट्रोजन की अधिकता के कारण फसलों की वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है और फसलें हवा के कारण गिर जाती हैं। आगे हम दूसरी बात करें तो दूसरी हानि क्या होगी, दूसरी हानि हम बात करें गन्ने की फसल में। अगर गन्ने की फसल में नाइट्रोजन अधिक हो गई तो शर्करा की मात्रा में कमी हो जाती है। गन्ने में क्या हो जाता है, शर्करा की मात्रा में कमी हो जाती है, शर्करा की मात्रा में कमी, या हम कहें कि गन्ने में मिठास की कमी हो जाती है। जब नाइट्रोजन की अधिकता होगी तो गन्ने में मिठास की कमी हो जाएगी। तीसरी अपन बात करें, तीसरी जब बात करते हैं तो नाइट्रोजन की अधिकता होने पर आलू में कंद छोटे रह जाते हैं, आलू में कंद छोटे रह जाते हैं। जब भी नाइट्रोजन की अधिकता होगी तो आलू में क्या होगा, वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाएगी और आलू का जो कंद होगा वो कंद छोटा रह जाएगा। यानी नाइट्रोजन की अधिकता के कारण क्या होता है, आलू में कंद छोटे रह जाते हैं। आगे हम बात करें, हाँ धौलपुर रैपर फूल गोभी में बटनिंग रोग। हाँ बिल्कुल, फूल गोभी में बटनिंग रोग हो जाता है। अब देखो वो हम रोगों में पढ़ेंगे। आगे अपन बात करें 4 नंबर पर, तो जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों में रोग और कीटों का प्रकोप अधिक होता है, रोग व कीटों का प्रकोप, रोग व कीटों का प्रकोप अधिक होता है। देखो जब नाइट्रोजन की अधिकता होती है तो सभी फसलों में रोग और कीटों का प्रकोप अधिक होता है। सामान्यतः हम बात करें तो जब नाइट्रोजन की अधिकता होगी तो सभी फसलों में ही रोग और कीटों का प्रकोप अधिक होगा। लेकिन सब्जियों की बात करें तो यहाँ सब्जियों में कुछ ज़्यादा ही रोग और कीटों का प्रकोप होता है, जिससे सब्जियों की जो भंडारण क्षमता है वो भंडारण क्षमता बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि सब्जियों में भंडारण क्षमता, सब्जियों की भंडारण क्षमता में कमी किस तत्व के कारण होती है, तो सब्जियों की भंडारण क्षमता में कमी किस तत्व के कारण होती है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होती है। किसके कारण होती है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होती है। तो ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन में 3 पॉइंट हमने पढ़े टोटल, नाइट्रोजन के कार्य, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण और नाइट्रोजन की अधिकता से हानियां। तीनों ही पॉइंटों से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम की बात करें तो तीनों ही प्रश्न टॉपिक से क्या आएंगे, आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो आगे हम बात करते हैं, आगे पोषक तत्व पर चलें तो अगला पोषक तत्व आता है फास्फोरस। आगे चलें क्या अगले पोषक तत्व पर, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ भाई यहाँ तक का मैटर क्लियर है क्या, आगे चले फिर। चलो आगे बात करते हैं। हाँ सर जी, हाँ बिल्कुल आगे चलते हैं अपन। अब देखो नाइट्रोजन हो गया क्लियर, अगला जो पोषक तत्व आता है, आगे पोषक तत्व लेंगे अपन फास्फोरस। अब जो सारे पोषक तत्व हैं उनमें थोड़ा थोड़ा मैटर आएगा, नाइट्रोजन में ही ज़्यादा मैटर आता है। अब देखो अपन बात करें फास्फोरस की, किसकी बात कर रहे हैं, फास्फोरस। फास्फोरस, फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है, P। अब हम बात कर रहे हैं फास्फोरस की, फास्फोरस की। तो वही सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य। अब फास्फोरस के हम कार्य में बात करें, कार्य, तो सबसे पहला कार्य क्या है इसका, हाँ फास्फोरस, हाँ बिल्कुल फास्फोरस का P होता है, विजय बघेल, P। हाँ अब पहले कार्य की बात करें तो यह पादपों में ऊर्जा संग्रहण का कार्य करता है। तो फास्फोरस तत्व है, वो फास्फोरस तत्व पादपों में ऊर्जा संग्रहण का कार्य करता है। क्या करता है, ऊर्जा को इकट्ठी करने का कार्य करता है।
इसलिए इस तत्व को क्या कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा किस तत्व को ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है, तो वो तत्व कौन सा है? फास्फोरस है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह पादपों में ऊर्जा संग्रहण का कार्य करता है। वर्षा कुमारी सर, प्लांट न को किस रूप में ग्रहण करते हैं? मैंने सुना नहीं, प्लांट नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रोजन को NO3 और NH4- के रूप में ग्रहण करते हैं, NH4+ और NO3- के रूप में। हाँ, देखो क्या कहा जाता है इसको? ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहा जाता है। पहला कार्य हो गया, क्या कार्य करता है ये ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी का? या हम कहें तो ऊर्जा संग्रहण का कार्य करता है। गौरपुर पर पादप का चौकीदार कहते हैं। ये गलत है भैया, पादप का चौकीदार ये नहीं है, पादप का चौकीदार अपन आगे पढ़ेंगे। अब देखो दूसरी हम बात करें इस तत्व की, दूसरी अगर हम बात करें ऊर्जा संग्रहण में, दूसरा कार्य क्या करता है? जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियों का निर्माण करता है। दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियों का निर्माण करता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किस तत्व के कारण दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियों का निर्माण होता है? तो किस तत्व के कारण होता है? फास्फोरस तत्व के कारण होता है। फास्फोरस तत्व क्या करता है? जो दलहनी फसलें होती हैं उन दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियों का निर्माण करता है। आगे हम बात करें तीसरी, तो जो फास्फोरस है, फास्फोरस तत्व बीज के आकार में वृद्धि करता है। बीज या हम बात करें दाने, बीज या दाने के आकार व भार में वृद्धि करता है। आकार व भार में वृद्धि करता है। यानी जो फास्फोरस तत्व है वो क्या करता है? बीज या दाने के आकार व भार में वृद्धि करता है। आगे अपन बात करें भूसे की मात्रा में कमी करता है। भूसे की मात्रा में कमी करता है। देखो कितने कार्य हो गए? 4 कार्य हो गए। भूसे की मात्रा में कमी करता है। आगे अपन और बात करें तो फसल को जल्दी पकाता है। यानी जो फास्फोरस तत्व है वो फसल को जल्दी पकाता है। और ये जो अगला कार्य करता है वो नाइट्रोजन के अधिकता के प्रभाव को कम करता है। नाइट्रोजन की अधिकता के प्रभाव को कम करता है। नाइट्रोजन की अधिकता के प्रभाव को कम करता है। जो फास्फोरस तत्व है वो नाइट्रोजन की अधिकता के प्रभाव को कम करता है। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है एग्जामों में कि वह तत्व कौन सा है जो नाइट्रोजन की अधिकता के प्रभाव को कम करता है। तो वह तत्व कौन सा है? वो है फास्फोरस। ध्यान रखना, वो फास्फोरस तत्व है जो पादपों में नाइट्रोजन की अधिकता के प्रभावों को कम करता है। कौन सा तत्व है? वो फास्फोरस तत्व है। हमने बात कर ली फास्फोरस तत्व के कार्यों के बारे में। आगे अपन बात करें फास्फोरस की कमी के लक्षण। आगे क्या बात करते हैं? फास्फोरस की कमी के लक्षण। तो देखो कमी के लक्षण जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ सबसे मोस्ट एक ही लक्षण आता है। वो लक्षण क्या है कि जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ हंसियाकार हो जाती हैं। इसकी कमी के लक्षणों की जब हम बात करें तो जो पत्तियाँ हैं, पादप की पत्तियाँ, वो हंसियाकार हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? हंसियाकार हो जाती हैं। इस तत्व की कमी के कारण पादप की पत्तियाँ हंसियाकार हो जाती हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस तत्व की कमी होने पर पादप की पत्तियां हंसियाकार हो जाती हैं? विजय बघेल हंसियाकार, बिल्कुल हंसियाकार। भूसे में चमक, गोपाल दत्त, देखो भूसे में चमक यह नहीं लगाता है, भूसे में जो चमक का कार्य करता है वो दूसरा तत्व है, वो अपन बात करेंगे। हाँ, तो पत्तियां कैसी हो जाती हैं? हंसियाकार हो जाती हैं। दूसरी हम बात करें इसकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं? पादप के निचले भागों पर दिखाई देते हैं। और हम बात करें जो पत्ती होती हैं, पत्तियों की जो 4 दीवारी है, यानी पत्तियों की जो बाह्य संरचना है वो बैंगनी रंग की हो जाती है। पत्तियों के किनारे कैसे हो जाते हैं? बैंगनी रंग के हो जाते हैं। आगे हम बात करें कमी के लक्षण, तो ये क्या कर रहा है?
ऊर्जा संग्रहण का कार्य करता है। तो पादप में ऊर्जा की कमी हो जाती है। दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियों का निर्माण कर रहा है। तो दलहनी फसलों में जो जड़ें होती हैं वो अल्प विकसित होती हैं। अगर इसकी कमी होगी तो जड़ें कैसी हो जाएंगी? अल्प विकसित हो जाएंगी। आगे हम बात करें बीज और दाने के आकार में क्या करता है? ये वृद्धि करता है। तो इसकी कमी होने पर तो दाने का आकार होगा वो कैसा रह जाएगा? छोटा रह जाएगा। क्या कह रहे हो? जेड चमक लाता है। देखो जेड मिलाते हैं, बात करते हैं अपन अभी। हाँ, अब देखो नाइट्रोजन की अधिकता के प्रभाव को कम करता है। तो अगर इसकी कमी हो गई तो नाइट्रोजन की अधिकता के प्रभाव पादप में दिखाई देने लगेंगे। ये सारे क्या होते हैं? इसकी कमी के लक्षण होते हैं। देखो हम भूसे की बात कर रहे थे, भूसे की, सब लोग भूसे के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो भूसे के ऊपर बात करते हैं। तो भूसे में 3 प्रकार के पोषक तत्व आते हैं। दिखाई दे रहा है क्या? ये दिखाई नहीं दे रहा है? चलो आगे लिख देता हूँ। भूसा, देखो अपन भूसा की बात करें, भूसा, तो भूसे से टोटल 3 प्रश्न पुट अप होते हैं पोषक तत्वों में से। अब तीनों प्रश्नों की अगर हम बात करें तो एक तो आता है वृद्धि, भूसे की मात्रा में वृद्धि, एक होता है कमी और एक होता है चमक। 3 प्रश्न पूछे जाते हैं भूसे से। पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि भूसे में वृद्धि किस तत्व के कारण होती है? तो भूसे में वृद्धि का कार्य कौन सा तत्व करता है? नाइट्रोजन तत्व करता है। भूसे में वृद्धि का कार्य कौन सा तत्व करेगा? नाइट्रोजन तत्व करेगा। आगे हम बात करें भूसे में कमी, तो भूसे में कमी का कार्य करेगा फास्फोरस। भूसे में कमी किस तत्व के कारण आती है? फास्फोरस तत्व के कारण आती है। आगे हम बात करें भूसे में चमक, तो चमक की बात हो रही थी अभी, कई लोग कमेंट कर रहे थे चमक के बारे में। तो भूसे में जो चमक आती है वो पोटेशियम या पोटास तत्व के कारण आती है। किस तत्व के कारण आती है? पोटेशियम तत्व के कारण आती है। धौलपुर रेपर पीपी, हाँ बिल्कुल पोटेशियम, हाँ पीपी करे फास्फोरस, फास्फोरस उसका सही है। हाँ देखो भूसे से 3 प्रकार के प्रश्न पुट अप होंगे। भूसे की मात्रा में वृद्धि नाइट्रोजन के कारण, भूसे की मात्रा में कमी फास्फोरस के कारण, भूसे में चमक किसके कारण होगी? पोटेशियम के कारण। किसके कारण आती है? पोटेशियम के कारण आती है। तो ये अपना हो गया फास्फोरस कंप्लीट। कार्य क्या होते हैं? ऊर्जा संग्रहण का कार्य करता है, दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियों का निर्माण करता है, बीज व दाने के आकार को बढ़ाता है, भूसे की मात्रा को कम करता है और नाइट्रोजन की अधिकता की हानियों को कम करता है। और कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं? निचली पत्तियों पर। और निचली पत्तियां कैसी हो जाती हैं? बैंगनी रंग की, और पत्तियों के किनारे हंसियाकार हो जाते हैं। विजय बघेल पोटेशियम, हाँ जो चमक उत्पादन का कार्य करता है वो पोटेशियम करता है, यानी भूसे में चमक पोटेशियम तत्व के कारण ही आती है। अब देखो आगे एक प्रश्न पूछा जाएगा, आप सब लोग बताना। प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, किस तत्व की कमी के कारण पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते? किस तत्व की कमी के कारण पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते? प्रश्न बताओ, किस तत्व की कमी के कारण पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते? गोपाल दत्त फास्फोरस, धौलपुरी रेपर फास्फोरस, विजय बघेल फास्फोरस, हाँ बिल्कुल सही है। गोपाल दत्त बिल्कुल सही है। जीवन कुंजी, हाँ बिल्कुल जीवन कुंजी कहा जाता है। देखो यही प्रश्न मैंने पूछा था कि जो फास्फोरस तत्व है, फास्फोरस तत्व की कमी के कारण पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते, इसलिए फास्फोरस तत्व को की ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्या कहते हैं? की ऑफ लाइफ, या हम हिंदी में बात करें तो जीवन कुंजी। विजय बघेल फास्फोरस सही है। फास्फोरस तत्व को क्या कहा जाता है? की ऑफ लाइफ या जीवन कुंजी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस तत्व को पादपों की जीवन कुंजी कहा जाता है? तो वे कौन सा तत्व है? फास्फोरस तत्व है। कौन सा? फास्फोरस तत्व को पादपों की जीवन कुंजी कहा जाता है या की ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस तत्व के बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस तत्व के बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। यहाँ अपना फास्फोरस जो तत्व है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब अगले तत्व की ओर चलते हैं, तो अगला तत्व आता है पोटेशियम। विजय बघेल जीवन कुंजी, हाँ बिल्कुल जीवन कुंजी कहते हैं। और अपन आगे बात करें पोटेशियम तत्व के बारे में, तो आगे आता है पोटेशियम तत्व। पोटेशियम तत्व की बात करते हैं, बस पोटेशियम तत्व तक ही आज इस क्लास में बात करेंगे, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देखो पोटेशियम की अगर अपन बात करें, पोटेशियम पोटेशियम प्रतीक क्या होता है?
के, पोटेशियम या के। देखो पोटेशियम की अपन बात कर रहे हैं, पोटेशियम से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और कई एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं पोटेशियम से, और इसमें एक दो ही प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की अपन बात कर लेते हैं। देखो पोटेशियम से सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है, तो पोटेशियम का कार्य क्या करता है, ये रंध्रों को नियंत्रित करता है, रंध्रों के नियंत्रण का कार्य करता है पोटेशियम। क्या करता है, रंध्रों के नियंत्रण का कार्य करता है, रंध्रों के नियंत्रण का कार्य करता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सा तत्व है, रंध्रों के खुलने और बंद होने का, वह कौन सा तत्व है जो पादप रंध्रों के खुलने व बंद होने को नियंत्रित करता है। तो वो कौन सा तत्व है, वो तत्व है तुम्हारा पोटेशियम। पादप रंध्रों के खुलने और बंद होने में सहायक तत्व कौन सा है, पोटेशियम है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आप अभी पूछ रहे थे पादप का चौकीदार, तो इसी तत्व को हम क्या कह देते हैं, पादप का चौकीदार कहते हैं। या हम बात करें ट्रैफिक पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन, पुलिसमैन। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किस तत्व को ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा तत्व है वो, पोटेशियम। किस तत्व को पादप का चौकीदार कहते हैं, कौन सा तत्व है वो, पोटेशियम। पोटेशियम तत्व को ही क्या कहा जाता है, पादप का चौकीदार कहा जाता है, पादप का चौकीदार। हाँ, पोटेशियम तत्व को कहते हैं पादप का चौकीदार। अब देखो आगे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सा तत्व है जो पादपों में रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है। तो यह तत्व क्या करता है, रोग व कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, प्रतिरोधकता पैदा करता है। यानी हम बात करें तो इस तत्व, अगर इस तत्व की भरपूर मात्रा है पादप में, तो रोग और जो कीटों का प्रकोप है वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि यह तत्व पादपों में रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोधन क्षमता पैदा करता है। क्या करता है, रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोधन क्षमता पैदा करता है। ये हो गई पोटेशियम की बात। आगे हम बात करें तो देखो रंध्रों को खुलने और बंद होने में सहायक है, तो सीधा सीधा अर्थ है कि पादप को सूखे के प्रभाव से बचाता है। जब पादप में सूखे की स्थिति आती है तो इस स्थिति से कौन सा पादप पोषक तत्व बचाएगा, तो वो पोटेशियम पोषक तत्व ही बचाता है। आगे हम बात करें तो यह तत्व दाने व भूसे में चमक लाता है, दाने व भूसे में चमक लाता है। यानी जो पोटेशियम तत्व है वो दाने और भूसे में क्या लाता है, चमक लाता है। इसलिए इस तत्व का नाम दे दिया है क्वालिटी तत्व। इसलिए इस तत्व को क्या कहा जाता है, इसलिए इस तत्व को क्वालिटी तत्व कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस तत्व को क्वालिटी तत्व के नाम से जाना जाता है, तो वह तत्व कौन सा है, वह तत्व है पोटेशियम। कौन सा तत्व है, पोटेशियम। पोटेशियम तत्व को अपन क्या कह देते हैं, क्वालिटी तत्व कह देते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं पोटेशियम से। आगे प्रश्न पूछेगा पोटेशियम की कमी के लक्षण, तो अगर कमी के लक्षण पूछे तो पादप ये क्या करता है, रंध्रों पर नियंत्रण करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, पादप की पत्तियां हैं वो सूख जाएंगी। अगर इसकी कमी हो गई तो पादप की जो पत्तियां हैं वो सूखने लगेगी। दूसरी हम बात करें रोग और कीटों का प्रकोप ज़्यादा होगा। तीसरी हम बात करें दाने और भूसे की जो क्वालिटी है वो कमज़ोर हो जाएगी, दाने और भूसे की क्वालिटी कमज़ोर हो जाएगी। तो ये अपनी आज की क्लास थी। आज की क्लास में अपन ने पढ़ा पोषक तत्वों का वर्गीकरण, पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत, और लास्ट में हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीन पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा। अगली जब हम क्लास में आएंगे कल वाली क्लास में, तो कल वाली क्लास में एक विशेष टॉपिक रहेगा खाद एवं उर्वरक। यानी कल की जो क्लास में अपन बात करेंगे वो खाद और उर्वरकों के बारे में बात करेंगे। कल की स्पेशल क्लास खाद और उर्वरकों के बारे में होगी। तो सभी लोग कल के लिए तैयार रहना। 8 बजे कल की जो क्लास है अपनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल 8 बजे, और 8 बजे सब लोग तैयार रहना। वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारा जो पर्सनल एक और चैनल है उस चैनल का नाम है हिम आयर क्लासेज।
जब आप हिमालय क्लासेस सर्च करोगे तो वहाँ अपना चैनल आएगा और उस चैनल को भी क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। धौलपुरी रैपर नाइस सर जी, हाँ बिल्कुल। अभी बोर्ड में थोड़ी सी फोकस आ रही थी, इस वजह से पढ़ाने में मज़ा नहीं आया यार। कल से सेटअप बनाएंगे और इसको भी दूर करेंगे, जब ये परेशानी दूर हो जाएगी तो पढ़ाने में और भी अच्छा मजा आएगा। हाँ, भूसे में कड़कपन किस तत्व की वजह से होता है? अब देखो, भूसे में कड़कपन की अगर हम बात करते हैं तो भूसे में जो कठोरता आती है वो पोटेशियम तत्व के कारण ही आती है। ध्यान रखना कि भूसे और जो तना होता है, तने में कठोरता, वो पोटेशियम तत्व के कारण ही आती है। धौलपुरी रैपर हिम आयर कोचिंग जाना बंद है, जाना बंद मत करो, वहाँ भी आओ, वहाँ भी क्लासेस चल रही हैं अभी। विजय बघेल गुरुजी आपकी क्लास हमें बहुत अच्छी लगती है। तो क्लास और भी अच्छी होती अगर बोर्ड सही होता। अगर बोर्ड सही होता तो पूरे बोर्ड पे पढ़ाने में अलग मजा आता है। यहाँ मैंने उतना ही एरिया चूज किया था क्योंकि वहाँ फोकस पड़ रही थी ऊपर। अगर मैं पूरे बोर्ड पर पढ़ाता तो और भी मजा आता तुम्हें। और कल अपन बात करेंगे खाद और उर्वरक के बारे में, वहाँ बहुत अच्छा पढ़ेंगे अपन, क्योंकि कल जो ये सारी प्रॉब्लम वो अपन दूर कर देंगे। आज ही अपन सेटअप सही करवा देते हैं। हाँ, देवेंद्र शर्मा सर आप बहुत बेस्ट हो। देखो बेस्ट तो नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत बेस्ट टीचर पढ़े हैं हमसे भी ज़्यादा, और अच्छे अच्छे टीचर आते हैं। बाकी ये हम आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, 2-4 मिनट का टाइम हो रहा है, उसके बाद सब लोग अपना अपना कार्य करेंगे ही। देवेंद्र शर्मा सर आप डेली क्लास लेना। हाँ बिल्कुल, अपनी क्लासेस जो होंगी वो डेली होंगी और शाम को 8 बजे स्टार्ट हुआ करेगी क्लासेस। विजय बघेल आपने जो, हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? सर एग्जाम कब होगा? देखो एग्जाम के बारे में मत पूछो, बाकी सब कुछ पूछ लो। एग्जाम के बारे में मत पूछो, क्योंकि एग्जाम की कुछ कह नहीं सकते अपन। अभी तक जो फाइनल है वो 18 सितंबर है। लेकिन मैं एक और चीज़ बता दूं तुम्हें कि 18 सितंबर को जो कोटा यूनिवर्सिटी है, कोटा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है भाई। 18 सितंबर को कोटा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है। इस वजह से एग्ज़ाम का कोई पता नहीं, आगे बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती। कुछ कह नहीं सकते एग्ज़ाम के बारे में अभी। जय हिंद जय भारत। हाँ, जय हिंद जय भारत। देखो एग्जाम डेट के बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एग्जाम डेट बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती, इसका कोई अभी फैसला नहीं हुआ है। और अगर हम ज़्यादातर दृष्टिकोण से देखें तो एग्जाम शायद होगा ही, क्योंकि अब BST की भी डेट आ गई और सारे एग्जाम भी पढ़ रहे हैं। हाँ, गुड नाइट भैया, बिल्कुल गुड नाइट। अंकुश चंडालाल सर भूसे वाला प्रश्न बता दो। भूसे वाला, चलो भूसे की एक बार बात कर लेते तो भूसे से 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। भूसे वाला बता देता हूँ मैं। हाँ, ये कौन है? यू आर ग्रेट? नहीं, कोई ग्रेट नहीं है इस दुनिया में, सब लोग, हम सभी ग्रेट है। चलो देखो, भूसे की अगर अपन बात करें तो भूसे से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मैंने पहले भी बताया था तुम्हें। एक तो पूछा जाता है भूसे की मात्रा में वृद्धि, एक पूछा जाता है भूसे की मात्रा में कमी, और एक पूछा जाता है भूसे में चमक या क्वालिटी। तो तीनों ही जो पोषक तत्व हैं वो अलग अलग हैं। अगर वृद्धि की बात करें तो वहाँ तत्व आएगा नाइट्रोजन, अगर कमी की बात करें तो वहाँ तत्व आएगा फास्फोरस, और अगर चमक की बात करें तो वहाँ तत्व आता है पोटेशियम। यानी ये तीनों ही तत्व आते हैं। हरेंद्र शर्मा सर जो हंसिया वाला, हाँ दोबारा से कमेंट करो, वो कमेंट यहाँ से डिस्प्ले से चली गई है। हरेंद्र शर्मा क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ देखो, ये किसने पूछा था भूसे वाला, बिल्कुल क्लियर करो। हो गया कि क्लियर? वृद्धि की बात करें तो नाइट्रोजन, भूसे की मात्रा में वृद्धि नाइट्रोजन के कारण, कमी फास्फोरस के कारण, और चमक पोटेशियम के कारण आती है। हरेंद्र शर्मा क्या पूछ रहे थे? विजय बघेल 18/9/21 को ही पेपर है भाई, पक्का है, आप अपनी तैयारी करते रहे। हाँ 18 को ही अभी तो पक्का है बिल्कुल। 18 को होगा
तो जिन लोगों की तैयारी अच्छी है उनकी तैयारी अच्छी बनी रहेगी, वरना जैसे ही पेपर आगे जाता है तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो हल्का सा गिर जाता है। यानी जो लोग तैयारी में जुटे हुए हैं उनका कॉन्फिडेंस हल्का सा गिर जाता है और उनके ऊपर एक माइंड सेट का दबाव आता है जब भी एग्जाम आगे बढ़ता है। कीर्ति रावत, मूसे में कड़कपन किस तत्व के कारण आता है? ये मैंने पहले ही बताया था, पोटेशियम के कारण ही आता है कड़कपन। कड़कपन का अर्थ ही यही है कि भूसे में क्वालिटी। सर तुम्हारी क्लास बहुत अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल, सभी को अच्छी लगती है और भी अच्छी लगा करेगी। सचिन गुर्जर क्या करे, कुछ नहीं होता है मतलब। और भी प्रश्न पूछना हो किसी को? हरिंद्र शर्मा, सर जो हंस्याकार वाला क्वेश्चन था वो क्या था? चलो हंस्याकार वाले क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न था किस तत्व की कमी के कारण, किस तत्व की कमी के कारण पौधे की पत्तियां हंस्याकार हो जाती हैं? किस तत्व की कमी के कारण पौधे की पत्तियां हंस्याकार हो जाती हैं? तो वो तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस तत्व की कमी के कारण पौधे की पत्तियां हंस्याकार हो जाती हैं। ध्यान रखना, जो फास्फोरस तत्व है, फास्फोरस तत्व की कमी के कारण पादप की पत्तियां हंस्याकार हो जाती हैं। और कोई प्रश्न पूछना हो किसी को? आज तो मौज कर दी सर सचिन गुर्जर। अजय मौज तो रोज ही होगी अब यहाँ से आगे। सर आपने खाना खा लिया क्या? विजय बघेल, नहीं अभी नहीं हुआ, अपन लोग इसके बाद में ही खाना खाते हैं यहाँ से फ्री होके। चलो भाई, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ हमको भी बनाना है अभी। हाँ जिनको बनाना है वो बनाओ, टाइम हो गया खाने का। राजस्थान जीके के पूछ ले। अरे भैया राजस्थान जीके के में कुछ एक शब्द भी नहीं आएगा मुझ पर। सर कड़वापन, कीर्ति रावत, मैंने कड़वापन बताया था। कड़कपन का अर्थ होता है भूसे की क्वालिटी और वो पोटेशियम तत्व के कारण ही आती है। आप बार बार पूछ रहे हैं प्रश्न। सर कड़वापन पूछा ही नहीं, पूछ लिया पहले। हाँ विजय बघेल धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो किसी का? किसी को कोई प्रश्न पूछना हो और भी? अंकुश चंडाला, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। हाँ गुड नाइट। चलो एक 4 पंक्तियां लेकर के जाओ अपने साथ में आज। देखो लोग कहते हैं विश्वास टूट जाता है, तो विश्वास के ऊपर मैं 4 पंक्तियां आप लोगों को दूंगा और वो 4 पंक्तियों के साथ अपन विदाई लेंगे आज की क्लास से। तो कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। एक दिन मिलेगी ये मंजिल हमें, एक दिन मिलेगी ये मंजिल हमें और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो तैयारी करते रहिए, आप लोगों को मंजिल जरूर मिलेगी, मेहनत का फल जरूर मिलता है। कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, मेहनत का फल जरूर मिलता है। यानी आज नहीं तो कल मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। आप तैयारी करते रहिए। अपना टारगेट है सुपरवाइजर 2021 या जेड 2021। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपन चलते हैं और कल की क्लास के लिए तैयार रहिए बिल्कुल 8 बजे से। और 8 बजे जो अपनी क्लास होगी वो धमाकेदार क्लास होगी खाद एवं उर्वरकों के बारे में। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको खाद और उर्वरक समझ में नहीं आता, तो हम उसी टॉपिक को इतना सरल बनाएंगे कि कल के बाद शायद कोई ये नहीं कहेगा कि हमें समझ में नहीं आया। तो कल की क्लास में अपन बात करेंगे खाद और उर्वरकों के बारे में। सचिन गुर्जर क्या कह रहे हो भैया?
कभी नहीं आएगा, खुद ही जाना होगा। नहीं, बिल्कुल आएगा, मेहनत करोगे, अपन को मेहनत करनी है बिल्कुल। वो कहते ना कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तो कर्म करो, आप मेहनत की चिंता मत करो, कर्म करोगे तो बिल्कुल जरूर मिलेगा। तो ठीक है भैया, बिल्कुल आज की विदाई यहीं से, और अपन चलते हैं